अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कशन कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन को। हमने लास्ट जो नॉर्मलाइजेशन का जो ट्यूटोरियल था उसका नंबर था नंबर 2। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 ट्यूटोरियल को। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनकी अनोमलीज़ का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेटाबेस अनोमलीज़। बट बेसिकली जो अनोमलीज़ होती हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स इन डेटाबेस। हम जब भी किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो उसमें इस बात को इंश्योर करते हैं कि देयर इज़ नो अनोमलीज, हम इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। दीज अनोमलीज आर कॉल्ड डेटाबेस प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इसको स्टूडेंट्स। अब ये अनोमलीज किस किस्म की होती हैं? दीज आर द प्रॉब्लम, तो मैं इसको रेड कलर का लिख रहा हूँ। नंबर 1, insertion problem. Number 2, deletion problem. Number 3 जो होगा वो होगा updating problem. There are 3 basic types of problems in database system. देखिए हमारे पास जो डेटाबेस सिस्टम है उसमें 3 किस्म की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने जो है वो रेक्टिफाई करना होता है, उसको हमने रिमूव करना होता है। देखिए स्टूडेंट, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल डिफाइन करूँगा आप लोगों के सामने ही, ताकि इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये अनोमलीज़ बेसिकली क्या होती हैं। देखिए बेटा, जोन सी भी अनोमलीज़ डेटाबेस सिस्टम के अंदर पैदा हो रही हैं, इनका ताल्लुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेटाबेस रिड्यूडेंसी से है। डेटाबेस रिड्यूडेंसी से, रिड्यूडेंसी किसे कहते हैं? रिड्यूडेंसी का मतलब ये होता है कि व्हेन same data atoms are repeat in different files. एक बात को माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम डेटाबेस के अंदर रिड्यूडेंसी को ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसको एल्यूमिनेट नहीं कर सकते, बट कैन बी कंट्रोल्ड। हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। डेटाबेस रिड्यूडेंसी कंट्रोल करने से अनोमलीज जो सी हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि डेटाबेस रिड्यूडेंसी, ये बहुत फेमस एक कॉन्सेप्ट भी है रिड्यूडेंसी। व्हेन द सेम डेटा एटम्स आर रिपीट इन डिफरेंट फाइल्स, ये आप लोगों की डेटाबेस की जो है वो रिड्यूडेंसी कहलाती है। अब रिड्यूडेंसी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटा सा टेबल यहाँ डिफाइन करता हूँ। मेरी कोशिश होगी ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ताकि कभी भी आपको रिड्यूडेंसी जो है वो प्रॉब्लम ना करे। आप लोगों को अनोमली का कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना ही बेहतर तरीके से नॉर्मलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल डिफ़ाइन करता हूँ। उस टेबल को मैं सिंपल किसी कॉलेज से रिलेट कर देता हूँ। देखिए अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ जो पहला एट्रीब्यूट रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी, उसके बाद रख देता हूँ स्टूडेंट नेम, फिर मैं रखता हूँ कोर्स आईडी, फिर रख देता हूँ कोर्स नेम, फिर रख देता हूँ इसमें फैकल्टी आईडी। डेफिनेटली जिसने पढ़ाना है वो फैकल्टी आईडी होगा। उसके बाद फैकल्टी नेम, देन उनकी सैलरी। अब ये मैंने आपके सामने एक टेबल डिफाइन किया। अब इस टेबल को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर सैम्पल डाटा का होना ज़रूरी है।
अब सैम्पल डाटा को कैसे डिफाइन करना है मैं आपके सामने थोड़ा सा इस टेबल को ज़रा प्रॉपर वे में जो है वो राइट कर दूं यहाँ पे, थोड़ा सा सॉरी। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक मैंने टेबल जो सा है वो राइट किया है। अब इसमें रख देते हैं हम, कंसीडर करें स्टूडेंट आईडीज़, इसका नाम है स्टूडेंट टेबल। ये है स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर S1, S2, S3, S4 एंड S5, वी हैव 5 स्टूडेंट्स। अब इनका नेम कुछ भी रख दें, A, B, C, A and C, these are the name of the student। अब ये मैंने वैसे ही डमी डाटा रखा, मैं किसी के नेम भी यहाँ चाहूँ तो लिख सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि इसको जितना जनरल टर्म में पढ़ा जाए वो उतना ही कन्वीनियंटली आपको बात समझ आएगी। अब यहाँ पे कोर्स आईडी है, तो स्टूडेंट कोर्स आईडी में क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये स्टूडेंट C1, 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 C2 एंड C1। अब कोर्स का नेम यहाँ रख देते हैं C++, इसका नेम C++, ये भी C++। कोर्स आईडी डिफाइन करता है कोर्स नेम को, ये भी क्या होगा C++। इसे हम कर देते हैं दिस इज बिलोंगिंग टू द जावा। अब यहाँ पे जो पढ़ाने वाली फैकल्टी मेंबर है उसको हम कर देते हैं F1, ये भी डेफिनेटली F1 पढ़ा रहा है, ये भी F1 पढ़ा रहा है, ये F1 पढ़ा रहा है और ये F2 पढ़ा रहा है। इस फैकल्टी नेम का नेम रख देते हैं आप X और इसका नेम रख देते हैं Y। अब कंसीडर करें इसकी सैलरी हमें है, मेरे पास है यहाँ पे 40K, 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 40K और इसकी सैलरी कितनी है जी 50K। ये एक बेसिक टेबल है, ठीक है बेटा। देखिए इस टेबल का ताल्लुक किसके साथ है, इस टेबल का ताल्लुक आपके स्टूडेंट के साथ है। इसका मतलब इन दिस टेबल स्टूडेंट इज द आइडेंटिफायर, स्टूडेंट आईडी इज आइडेंटिफायर। अब सबसे पहले अगर आप गौर से देखें इस टेबल को, तो इस टेबल के अंदर आप लोगों को कुछ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स और रिड्यूडेंसी नज़र आएगी। अगर आप इस रिकॉर्ड को यहाँ से देखें, इस टेबल को अगर यहाँ से देखें तो इस टेबल में आप लोगों को रेपिटेशन नज़र आ रही, फ्रॉम हेयर टू दिस वन, यहाँ से यहाँ तक आपका सारा का सारा रिकॉर्ड रिपीटेड है। गौर करें आप लोग, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस सिस्टम विल क्रिएट द प्रॉब्लम, ये हमारे पास प्रॉब्लम पैदा करेगा। अब मैंने आपको समझाना है कि बेटा अब सबसे पहले हमने समझना है इंजर्शन प्रॉब्लम को, कि अब इंजर्शन प्रॉब्लम समझाने जा रहा हूँ। अब इंजर्शन प्रॉब्लम को समझना है बच्चों, ये आज ऐसी कॉन्सेप्ट है कि जो हमेशा के लिए आपके माइंड के अंदर नॉर्मली इसको कंफर्म कर देगा कि व्हाट आर दीज प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए अब इंजर्शन प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इंजर्शन प्रॉब्लम, अब मुझे यहाँ पे मेरे पास बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब रिकॉर्ड का इंसर्शन कैसे है, देखिए इंसर्शन का मतलब होता है नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना। आई वांट टू इंसर्ट द रिकॉर्ड अबाउट द फैकल्टी मेंबर। डेफिनेटली मैं एक यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसके साथ मेरा फैकल्टी का भी होना ज़रूरी है। अब कंसीडर करें मैं रेड कलर से इसके अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट करवाना चाहता हूँ C3 इज़ द कोर्स ID एंड द कोर्स नेम कंसीडर करें आप रख देते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी रखते हैं आप लोग, नेटवर्किंग रखते हैं। इसके बाद अब डेफिनेटली इसको पढ़ाने के लिए मुझे फैकल्टी को हायर करना है, तो F3 इज द फैकल्टी नेम एंड Z इट्स नेम, F3 इज द ID, Z इज द नेम ऑफ द फैकल्टी मेंबर एंड इट्स सैलरी इज 90K। इसकी सैलरी मैं रख देता हूं 90K। अब गौर करें स्टूडेंट्स, मैं ये रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूं। देखिए जब तक मैं फैकल्टी को हायर नहीं करूंगा, कोर्स डिफाइन नहीं करूंगा, वी नॉट एबल टू कैन एडमिट द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट को दाखिला नहीं दे सकता। अब गौर करें मुझे ये रिकॉर्ड एंटर करना है, मगर मेरे पास अब यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या है, स्टूडेंट आईडी इज आइडेंटिफायर। विदाउट स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकता।
देखिए इंसर्शन का मतलब ही क्या होता है, इफ वी वांट टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द सम रिकॉर्ड, में कुछ रिकॉर्ड के ना होने की वजह से अगर सिस्टम में रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पा रहा, दैट इज द इंसर्शन प्रॉब्लम। अब गौर करेंगे आप लोग, यहां पे आईडी क्या है मेरे पास, स्टूडेंट आईडी इज माय आईडी। अब ये देखिए, अब मेरे पास स्टूडेंट ना होने की वजह से रे रिकॉर्ड एंटर नहीं हो सकता। अगर मैं इस रिकॉर्ड, अब कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर देखिए हम यहाँ पे डमी डाटा दे देते हैं, हम कह देते हैं कि S6 और इसका नाम XYZ रख दें कि ये हमने डमी डाटा एंटर किया था। अब बेटा जो डेटाबेस सिस्टम होता है वो एक पर्सन यूज़ नहीं कर रहा, तो उसे नंबर ऑफ पर्सन यूज़ कर रहे होते हैं। हो सकता है कि मीनवाइल अकाउंट डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्सेस करे और वो ये देखे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर, तो जब वो काउंट की कमांड देगा, आप जानते हैं एसक्यूएल के अंदर काउंट की कमांड गिनती करने के लिए काउंटिंग के लिए यूज होता है। जैसे ही वो काउंटिंग की कमांड देगा तो उसके पास कितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, वो कहेंगे कि मेरे पास जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो कितने 6 हैं, मगर एक्चुअली कितने हैं 5 है। इसका मतलब दिस वन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के ना होने की वजह से मैं ये रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकता, दैट इज द इंसर्शन प्रॉब्लम। मैं इसे इंसर्शन प्रॉब्लम कहता हूं। अब बड़ी सिंपल सी बात है। अब डिलीशन प्रॉब्लम क्या है, इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, आप डेटाबेस के टेबल से किसी भी थिंग को डिलीट करना चाहते हो मगर आप डिलीट नहीं कर सकते। अब जब डिलीट करते हो तो क्या होता है जी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसे मैं डिलीट नहीं करना चाहता वो भी डिलीट हो जाती है। अब डिलीशन प्रॉब्लम को समझिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं इसको भी रेड कलर, बल्कि इसको मैं ग्रीन कलर से शो ऑफ करवाता हूं। देखिए डिलीट, अब मेरे कंसीडर करें कि मेरे पास S4 स्टूडेंट पढ़ के चला जाता है, मैं चाहता हूं इसका रिकॉर्ड डिलीट कर दूं। अब जैसे ही देखिए, कभी याद रखें, कभी सेल की वैल्यू डिलीट नहीं होती, हमेशा कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट होता है डेटाबेसेस के अंदर। अब मैं इसके रिकॉर्ड को डिलीट करना, आई वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द S4 स्टूडेंट, मैं S4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं। बेटा जब मैं इसके रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा तो उसके साथ मेरे पास मेरे फैकल्टी मेंबर की इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, जिसको मैं डिलीट करना नहीं चाहता था। तो दैट इज द डिलीशन प्रॉब्लम। व्हेन वी वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास अननेसेसरीली मेरा वो रिकॉर्ड भी लॉस हो जाए जिसे मैं डिलीट करना नहीं चाहता था। मैं लॉस नहीं करना चाहता अपने फैकल्टी का नेम, उसका आईडी, उसकी सैलरी, ये मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता। दैट इज द डिलीशन प्रॉब्लम। मींस कि आपको समझ आ गई होगी कि डिलीशन प्रॉब्लम कब होती है, कि जब मैं किसी इंफॉर्मेशन को डिलीट करूं और उसके डिलीट करने की वजह से वो इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाए जिसे मैं डिलीट नहीं करना चाहता। अब स्टूडेंट लास्ट अनोमली है वो है अपडेटिंग प्रॉब्लम। अब अपडेटिंग प्रॉब्लम क्या है, देखिए स्टूडेंट मैं अपने एम्प्लॉय जो है F1 की जो है वो पे को इंक्रीज करना, आई वांट टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ द फैकल्टी 1 मेंबर, मैं फैकल्टी 1 की जो सैलरी इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मैं इसके रिकॉर्ड को कर देता हूं 60K। अब कंसीडर करें यहां पे 60K करना आसान है, मगर हर जगह पे मैं 60K नहीं कर सकता, मुझे हर जगह मैन्युअली 60K करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू टू रिड्यूडेंसी मेरे पास 60K अब कंसीडर करें मेरे पास 1000 टाइम ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कंसीडर करें मेरे पास C1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं, कंसीडर करें वो 500 नहीं है, तो मैं 500 टाइम इस 60K को अपडेट करूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें क्या होगा, अब गौर करें मैं कहीं पर भी छोड़ जाता हूं, मैं यहां भी 60K कर देता हूं, कंसीडर करें मैं नीचे जाके भूल जाता हूं। अब इस भूलने की वजह से मेरा सिस्टम डाउटेड हो जाएगा। कुछ जगह पे इसकी सैलरी 40K शो हो रही होगी और कुछ जगह पे इसकी सैलरी 60K शो हो रही होगी। दैट इज द अपग्रेडिंग प्रॉब्लम। अपडेटिंग प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम कि ड्यू टू रिड्यूडेंसी, इंफॉर्मेशन के बार बार रिपीट होने का। अब देखिए इंफॉर्मेशन कितनी बार रिपीट हो रही है, अगर इसको मैं ऐसे डिफाइन कर दूं तो आप ये यहां से यहां तक मैं से इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हूं, गौर करें इसके सेम रिकॉर्ड है, देखिए ये सेम रिकॉर्ड है, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। आप गौर करें, अगर ये कंसीडर करें मेरे पास 1500 स्टूडेंट्स होंगे तो दीज रिकॉर्ड आर रिड्यूडेंट 50 टाइम। इतनी बार ये रिकॉर्ड क्या है, रिड्यूडेंट हुआ है। अगर मैं यहां पे रिड्यूडेंसी कंट्रोल कर लेता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे डेटाबेस में से डेटाबेस के एनोमलीज जो सी हैं वो रिमूव हो जाएंगी। और इनके रिमूवल के लिए मुझे क्या करना है, इनके रिमूवल के लिए मुझे
नॉर्मलाइजेशन करनी है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या कंट्रोल करना है स्टूडेंट्स? नॉर्मलाइजेशन में मुझे रिड्यूडेंसी को कंट्रोल करना। जैसे रिड्यूडेंसी कंट्रोल करूंगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि डेटाबेस में से मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, अनोमलीज थी, वो क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? रिमूव हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को इसमें से इसी टेबल को पकड़ते हुए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अनोमलीज कैसे रिमूव होती हैं। ये मेरा ऑन टेबल है, ये मेरी ऑन एफर्ट है आप लोगों के लिए, ताकि आपको अनोमलीज हमेशा के लिए समझ आ जाए। अब स्टूडेंट्स अनोमलीज देखिए, मैं इस टेबल को अपने साथ साथ चलाऊंगा। आप कंसीडर करें कि मैं इस टेबल का ब्रेकअप लेता हूं। मैं इस टेबल, याद रखें जब आप लोग बेटे नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो व्हाइल नॉर्मलाइजेशन योर टेबल विल बी डीकंपोज्ड। आपकी जो टेबल है वो उसकी डीकंपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। अब डीकंपोजिशन का मतलब है टेबल का ब्रेक होना। आगे जाके मैं इसका कॉन्सेप्ट देता हूं। अब गौर करें, अब यहां पे प्रॉब्लम जो है वो उसको रिमूव करना चाहता हूं। प्रॉब्लम इज द रिड्यूडेंसी। अब गौर करें, मैं यहां पे इस टेबल को डीकंपोज कर देता हूं। अब डीकंपोजिशन किसे कहते हैं? कि अगर आपके पास एक टेबल आर है, आप इसे डीकंपोज कर देते हैं R1, R2 एंड Rn। मुझे नहीं पता कि वो कितने टेबल्स के अंदर डिवाइड होगा। इस डीकंपोजिशन को आप लोग कहते हैं दिस इज द नॉर्मलाइजेशन। अब हमने यहां पे इस टेबल को उस वक्त तक डीकंपोज्ड करना जब तक टेबल जो सा है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं हो जाता। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहां पे एक टेबल डिफाइन करूंगा, स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल में यहां पे क्या आ जाएगा पहले बच्चों? स्टूडेंट आईडी, और उसके साथ आ जाएगा स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट आईडी क्या है जी? S1, S2, S3, S4 और S5। उनके नेम्स क्या हैं जी? A, B, C, A एंड C। ये मेरे पास फर्स्ट टेबल बना। अब इसके अंदर मैं यहां पे रखूंगा कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। अब ये स्टूडेंट किन किन के सब्जेक्ट्स के अंदर इन रोल कोर्स के अंदर रोल्ड हैं? वो C1, 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 C2 एंड C1। दिस इज माय फर्स्ट डीकंपोजिशन। ये मेरा फर्स्ट डीकंपोजिशन हुआ यहाँ पे। अब इसी तरह मैं यहाँ पे एक सेकंड टेबल डिफाइन करूँगा, दैट इज द कोर्स टेबल। इसको मैं कोर्स टेबल का नेम दे देता हूँ, C टेबल। अब कोर्स टेबल में क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा कोर्स आईडी और यहाँ पे आ जाएगा कोर्स नेम, उसके साथ आ जाएगा फैकल्टी आईडी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बात समझ आ जाएगी 2 मिनट में, ये कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अब देखिए रिड्यूडेंसी ऐसे न्यू सिस्टम से आउट होगी जैसे कि थी नहीं अननेसेसरीली। अब यहाँ पे आ गया C1, सॉरी C2, ओनली टू कोर्सेज है। इसका नेम क्या है? C++ और इसका नेम क्या है जी? सॉरी इसका नेम है जावा। पढ़ाने वाला कौन है जी? F1 फैकल्टी मेंबर और F2 फैकल्टी मेंबर। नाउ वी डिकम्पोजिशन ऑफ थर्ड टेबल। मैं यहाँ पे थर्ड टेबल डिफाइन करने लगा। अब गौर करेंगे सिस्टम से आपकी जो अनोमलीज हैं वो 100% रिमूव हो जाएगी। आप खुद देखेंगे इसको। आई थिंक सो कि मेरी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको किसी ने ना दिया हो, एज मच एज पॉसिबल। अब यहाँ पे आप लोग कहते हैं फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम और उसकी सैलरी। अब गौर करें, अब यहां पे मैं इस फैकल्टी का रिकॉर्ड एंटर करता हूं F1, इसका नेम था X और इसकी सैलरी कितनी थी? 40K। यहां पे आ गया F2, इसका नेम क्या है जी? Y और इसकी सैलरी कितनी थी जी? 50K। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले यहां पे आपको बताता हूं कि इंसर्शन प्रॉब्लम कैसे रिमूव होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इनके अंदर आईडी देने का मकसद क्या है? मैंने अपने सिस्टम के अंदर, याद रखें आप जितनी मर्जी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, वाइल नॉर्मलाइजेशन आपने एक बात का ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नो एट्रीब्यूट रिमूव और ऐड।
ना तो नॉर्मलाइजेशन में किसी एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हो ना रिमूव कर सकते हो। नंबर 2, FD फंक्शनल डिपेंडेंसी। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन से थर्ड नॉर्मलाइजेशन तक फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसे हम लोग FD कहते हैं। FD शुड बी प्रिजर्व, FD लॉस ना हो, फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं मगर पता नहीं होता कि आप लोगों का जो R टेबल है वो इक्वल हो। जब आप डिकम्पोजिशन करते R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन RN, जब मैं इन सबको इकट्ठा करूं तो मेरे पास मेरा पुराना टेबल वापस आ जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं इन टेबल्स को कंबाइन करूं तो मेरा ये टेबल गेट होना चाहिए। ये बात अपने माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने इस बात को समझना है कि मैं इसमें FD का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया। आप गौर करें, अब किसी स्टूडेंट को कौन सा जो है वो कोर्स में है, अब यहाँ पे ये मेरा प्राइमरी की है तो यहाँ पे मेरा ये क्या है, ये मेरा होगा फॉरेन की। इसकी वजह से मेरी जो सिस्टम के अंदर है वो FD प्रिजर्व रहेगा। ये मेरा प्राइमरी की हो गया, ये इसके साथ क्या कनेक्ट करेगा, ये इसका फॉरेन की बन जाएगा। इसी तरह इस सब्जेक्ट को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है तो ये यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर प्राइमरी की होगा और ये यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की। तो ये इसका ताल्लुक इसके साथ बन जाएगा। दैट इज द प्राइमरी एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। इसी तरह प्यारे बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग किस तरह जो है वो इंजर्शन प्रॉब्लम रिमूव की। याद करें, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कहा था मैं एक फैकल्टी ऐड करना चाहता हूँ, एक कोर्स ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है तो मैं ये नया रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पा सकता। तो जब मैंने उसकी डिकम्पोजिशन कर दी, टेबल नॉर्मल कर दी, तो मेरे लिए काम करना आसान हो गया। अब देखें, मैं यहाँ पे एक फैकल्टी मेंबर हायर करता हूँ F3, इसका नेम क्या है जी, जी, और इसकी सैलरी क्या है जी 90K। देयर इज नो प्रॉब्लम, मुझे किसी किस्म की कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंजर्शन प्रॉब्लम नाउ रिमूव, इंजर्शन एनॉमलीज नाउ रिमूव। अब आपको किस कोर्स के लिए हायर कर रहे हैं, आप कहते हैं जी कोर्स 3 पढ़ाएगा जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बिलोंग करेगा। कौन पढ़ाएगा जी, फैकल्टी मेंबर 3 पढ़ाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास प्रॉब्लम रिमूव हो गई जिसे हम लोग कहते थे इंजर्शन अनोमली। अब मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ डिलीशन प्रॉब्लम। आई वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ S4 स्टूडेंट। मैं इसके रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। जब मैं इसके रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा तो सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट होगा, इसका रेलिवेंट जो टेबल का रिकॉर्ड है वो डिलीट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे डिलीशन प्रॉब्लम को भी कंट्रोल कर लिया। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द लास्ट कंट्रोलिंग लास्ट अनोमलीज, दैट इज द अपडेटिंग अनोमलीज। अब गौर करें, मैंने एक स्टूडेंट की एक फैकल्टी मेंबर की सैलरी को इंक्रीज करना था, जिसको आपने यहाँ पे देखे ड्यू टू रिड्यूडेंसी ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब इस प्रॉब्लम को हमने जब रिड्यूडेंसी खत्म कर दी तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। अब अगर इसकी सैलरी को इंक्रीज कर दे तो मुझे एक जगह करनी पड़ेगी, जस्ट यहां करनी है। इसका रिकॉर्ड चाहे 50,000 बार आए, लेकिन मेरे पास इसका अपग्रेडेशन एक ही जगह पर होगा क्योंकि मेरे पास ये रिकॉर्ड एक टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट इज द रिमूवल ऑफ अनोमलीज। कि अनोमलीज क्या होती हैं, इसको रिमूव कैसे करते हैं और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। देखिए, रिड्यूडेंसी कंट्रोल की तो नॉर्मलाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल नंबर 4 में ये बताऊंगा फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। उस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।